नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 19 अप्रैल 2023 के डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। कौन कौन सी न्यूज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इंडिया और रशिया अपने ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशंस को और डीपन करेंगे। आसाम के अंदर जो रिकॉर्ड बिहू परफॉर्मेंस हुआ, जिसको लोग के 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया के नाम होंगे, वहां पे जो आसाम में रहने वाली नागा कम्युनिटी के लोग हैं वो थोड़ा सा हर्ट हो गए। क्यों हर्ट हुए हैं, ऐसा क्या हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। मनरेगा में आधार बेस्ड पेमेंट को मैंडेटरी करने की डेडलाइन कर दी गई है 30 जून 2023। पहले ये थी 31 मार्च 2023। इसके बारे में बात करेंगे। सेम सेक्स मैरिजेस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है, उसके रिस्पेक्ट में क्या बोला है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने, इसको देखेंगे। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या बोला, इसके बारे में बात करेंगे। फिर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर के बारे में इंडिया में बात हो रही है। चाइना ओवरऑल जो बॉर्डर में कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे बात हो रही है। एंड जजमेंट दैट अपहोल्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे। मिशन कांग्रेस, ओवरऑल कांग्रेस का जो सचिन पायलट वर्सेस गहलोत की कंट्रोवर्सी है राजस्थान में, इसके बारे में बात करेंगे। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। एक आर्टिकल में डिस्कस नहीं करूंगा, आप रिसेंट यूटर्न्स, थोड़ा ज्यादा पॉलिटिकल आर्टिकल है, तो 5 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा और 5 के लगभग इंपॉर्टेंट न्यूज है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, चैनल को अब तक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। दोनों चीज का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। वर्ड ऑफ द डे देख लीजिए, स्लंप। स्लंप मतलब सेट लीन और फॉल हैविली और लिंपली। बेसिकली थोड़ा सा आप कह लो एकदम से दाम में नीचे गिरावट आना। स्लम्प मतलब किसी चीज की वैल्यू में, अमाउंट में, दाम में एकदम से गिरावट आना, इसको आप बोलते हो स्लम्प। चलिए न्यूज शुरू करते हैं। एक चीज और दोस्तों, मैंने अपनी ऐप लॉन्च कर रखी है। ऐप का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उस ऐप के अंदर ओवरऑल टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, यूपीएससी प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स अवेलेबल है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। कुछ डेमो वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट भी पड़ी हुई हैं, वो भी देख सकते हैं। कुछ और मैं डेमो मॉक्स आगे आने वाले समय में आपके लिए अपलोड करूंगा, वो भी वहां पे आपको मिल जाएंगे। प्लस वहां पे चैट बॉक्स में आके आप मेरे से बात कर सकते हैं। बात करने के लिए, डाउट्स पूछने के लिए कोई पैसे नहीं लगेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आप मेरे से पूछ सकते हो। जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं वहां पे जवाब दे दूंगा। चलिए, जीएस पेपर 2, इट्स बिल्किस टुडे, इट कैन बी एनीबडी टुमारो, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात की सरकार के डिसीजन को क्वेश्चन किया है। जो 11 लाइफ कन्विक्ट्स थे जिनको आजीवन कारावास की सजा मिली थी बिल्किस बानो गैंगरेप केस में, और इनकी फैमिली का जो हत्या हुई थी, उस कंटेक्स्ट में यहाँ पे इनको जो रिमोशन दिया गया 1992 की गुजरात पॉलिसी के अंदर, उसको लेके यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस ने क्वेश्चन उठाए हैं राज्य की सरकार से और केंद्र की सरकार से भी। बेंच ऑफ जस्टिस KM जोसेफ साहब और BV नागरत्ना मैडम जी, इन्होंने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल RV राजू से क्वेश्चन पूछे। एडिशनल सॉलिसिटर RV राजू ने बोला है कि भाई देखिए, 27 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया था कि वो रेलेवेंट फाइल्स आप पेश करो सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिन रेलेवेंट फाइल्स के बिहाफ पे ओवरऑल इन 11 कन्विक्ट्स को राज्य की सरकार ने रिमिशन दिया है। और ये फाइल्स 18 अप्रैल को प्लेस करनी थी सुप्रीम कोर्ट के सामने राज्य की सरकार के बिहाफ पे। और यहां पे राज्य को, केंद्र को, दोनों को ही एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं। SV राजू साहब पहुंचे तो जज लोग साहब के सामने, बट ओवरऑल वो फाइल लेके नहीं पहुंचे। तो उस बात पे लेके सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो यहां पे नाराज हैं। जस्टिस जोसेफ यहां पे क्या बोल रहे हैं कि आज इस लेडी मतलब बिल्किस बानो की बात हो रही, इसके साथ ऐसा हुआ, तो कल तुम्हारे साथ या मेरे साथ ऐसा हो सकता है। तो रेमिशन के लिए तुम कौन से स्टैंडर्ड्स को अप्लाई कर रहे हो? रेमिशन के स्टैंडर्ड्स तो सब पे सिमिलरली अप्लाई होने चाहिए। तो कल की डेट में हमारी भाई बहन के साथ ऐसा होता है तो मैं तो कंसर्न होऊंगा। मिस्टर राजू जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने ये बोला कि सर देखिए, रेमिशन को अप्लाई करने में राज्य की सरकार ने अपना दिमाग लगाया, लेकिन अभी राज्य की सरकार प्रिविलेज क्लेम कर रही है। प्रिविलेज मतलब जिन फाइल्स के बेसिस पे ओवरऑल रेमिशन दिया गया है वो हम आपको नहीं देना चाहते। तो इस बात को लेकर जस्टिस जोसेफ साहब ने बोला है कि क्या राज्य की सरकार यह बोल रही है कि जिन डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे तुमने रेमिशन दिया है बिल्किस बानो के कन्विक्ट्स को, वो फाइल तुम हमारे सामने लेके नहीं आ सकते, वो डॉक्यूमेंट्स तुम हमारे सामने लेके नहीं आ सकते? इससे ज्यादा ग्रेव मैटर नेशनल कंसर्न के सुप्रीम कोर्ट के सामने आए हैं। तो अगर तुम हमारे सामने ऑफिशियली जिन रीजन्स के बिहाफ पे तुमने रिमिशन दिया था वो नहीं पेड कर सकते, तो फिर हम अपने हिसाब से तुम्हारे इंटेंशन को एसेस कर लेंगे। हम ये समझ लेंगे कि तुम्हारा इंटेंशन इन 11 कन्विक्ट्स को सोचने का गलत था, हम तुम्हारे खिलाफ कंटेम्प्ट नोटिस जारी कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला SV राजू को। SV राजू यहाँ पे केंद्र की सरकार को और खासा कर राज्य की सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राज्य की सरकार से तो बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि वो डॉक्यूमेंट लेके आओ जिसके बेसिस पे तुमने इन 11 कन्विक्ट्स को रिहाई दी है। तो राज्य बोल रहा है कि हम प्रिविलेज क्लेम कर रहे हैं, हम डॉक्यूमेंट्स नहीं दे सकते। तो सुप्रीम कोर्ट बोला डॉक्यूमेंट्स तो देने पड़ेंगे, अगर तुमने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया तो तुम कंटेम्प्ट के दोषी पाए जाओगे। फिर हम तुम्हारे रीजंस अपने आप में ही कह लो एज्यूम कर लेंगे और कल की डेट में सुप्रीम कोर्ट इन 11 लोगों की रिहाई को कैंसिल भी कर सकता है। जस्टिस BV
नागरत्ना जी ने क्या बोला केंद्र की सरकार को और गुजरात की राज्य सरकार दोनों को कि भैया डॉक्यूमेंट्स तो तुमको दिखाने ही पड़ेंगे, जिस बिहाफ पे भी तुमने इन 11 कन्विक्ट्स के कन्विक्शन को हटाया है वो डॉक्यूमेंट्स तुम्हें हमारे सामने पुटअप करने ही पड़ेंगे। और फिर 2 मई को ये हियरिंग शेड्यूल कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल डिस्पोजल के लिए। मतलब 18 अप्रैल तक डॉक्यूमेंट स्टेट की गवर्नमेंट को लेके आने थे, स्टेट की गवर्नमेंट लेके आई नहीं। अब 2 मई फाइनल डेट दी है कि डॉक्यूमेंट लेके आओ। अभी डॉक्यूमेंट राज्य की सरकार ले आती है तब देखते हैं क्या डिसीजन आता है, और अगर नहीं लेके आती है तब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आता है। बिल्किस बानो का गैंगरेप हुआ था, इनकी 3 साल की डॉटर को भी मार दिया गया था। 14 लोगों को मारा गया था एक मॉब के द्वारा 3 मार्च 2002 में लिमखेड़ा तालुका ऑफ दाहोद डिस्ट्रिक्ट गुजरात राइट्स के समय पे। उस समय पे ये प्रेग्नेंट थी। ओवरऑल देखा जाए तो इस साल 15 अगस्त को 11 कन्विक्ट्स को रिमिशन मिल गया गुजरात की सरकार के द्वारा। 1992 की पॉलिसी के अंदर यहां पे रिमिशन दिया गया है और ओवरऑल इस बेसिस पे दिया गया है कि हाँ भाई इन कन्विक्ट्स ने 14 साल की जेल की सजा काट ली। देखिए अगर आप आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करो तो प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास ताकत होती है टू पार्डन, सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट सेंटेंस पास्ड बाय द कोर्ट। प्रिजन चूंकि एक स्टेट सब्जेक्ट है तो राज्य की सरकार के पास सेक्शन 432 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर ताकत है सेंटेंसेस को रिमिट करने की। लेकिन सेक्शन 433A ऑफ द CRPC कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। रिस्ट्रिक्शन ये है कि अगर किसी को आजीवन कारावास की सजा दी गई है एक ऐसे क्राइम में जहां पे सबसे मैक्सिमम सजा मौत की सजा है, मतलब ओवरऑल किसी ऐसे क्राइम में एक इंडिविजुअल को ट्राई किया जा रहा है जहां पे मैक्सिमम सजा मौत की सजा है और वहां पे इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ दिया जाता है, तो उस पर्टिकुलर केस में कम से कम 14 साल की जेल की सजा काटेगा वो इंडिविजुअल। समझ गए बात को? तो 14 साल की जेल की सजा तो काटी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि राज्य की सरकारों को अपनी रिमिशन की ताकत का आर्बिट्रेरली तरीके से इस्तेमाल नहीं करना है, ड्यू प्रोसेस के साथ इस्तेमाल करना है। तो जो गुजरात सरकार की 2014 की रिमिशन पॉलिसी है उसको इग्नोर करके 1992 की रिमिशन पॉलिसी के हिसाब से यहां पे इन लोगों को छोड़ा गया। प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि जब ये पर्टिकुलर केस हुआ था, जैसे फॉर एग्जांपल 2008 में जब सीबीआई कोर्ट ने सजा सुनाई इन लोगों को, उस समय पे 1992 की गुजरात रिमिशन पॉलिसी प्ले में थी, 2014 की पॉलिसी आई नहीं थी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से, नियम कानून के हिसाब से, जिस समय पे आपको सजा सुनाई जा रही है या जिस समय पे भी आपने क्राइम किया है, उस समय पे जो कानून एग्जिस्ट करता है उस कानून के हिसाब से आपके ऊपर एप्लीकेशन होगा, चाहे वो रिमिशन का हो चाहे वो सजा देने का हो। तो बेसिकली सब लोग बोल रहे हैं कि 2014 की पॉलिसी के हिसाब से रिमिशन होना चाहिए था, लेकिन 1992 की पॉलिसी के हिसाब से यहां पर रिमिशन हुआ। प्लस सीबीआई कोर्ट ने 2008 में जो ऑर्डर सुनाया था उसमें भी ओवरऑल ये कहीं नहीं लिखा था कि ये जो लोग हैं वो रिमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। रिमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए करना क्या था, तो एक जेल एडवाइजरी कमेटी बनेगी। वो जेल एडवाइजरी कमेटी सीआरपीसी सेक्शन 432 के अंदर ओवरऑल इस बात को कंसीडर करेगी कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को रिमिशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। वो जेल एडवाइजरी कमेटी क्यों, देखो जेल एडवाइजरी कमेटी ओवरऑल ये बात जानती होगी कि उस पर्टिकुलर कैदी का क्या बिहेवियर रहा है जेल के अंदर, ओवरऑल उसने क्या सही तरीके से बिहेव किया है कि नहीं किया है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जेल एडवाइजरी कमेटी रिकमेंडेशन देगी कि इन लोगों को छोड़ना है कि नहीं छोड़ना, और रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करने का काम गवर्नर का है। ठीक है, तो नेचर ऑफ क्राइम, एज, बिहेवियर इन प्रिजन एंड सो ऑन, बहुत सारे फैक्टर्स के बेसिस पे इस रिमिशन को अफेक्ट किया जाता है, और इसके बेसिस पे यहाँ पे 11 लोगों को चुन लिया गया। लेकिन ऑब्वियस ही बात है इन लोगों का क्राइम बहुत ज्यादा बड़ा था। अब इस कंटेक्स्ट में अगर आप देखो तो रिमिशन ग्रांट तो किया गया, लेकिन लक्ष्मण नस्कर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2000 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 5 ग्राउंड्स लिस्ट किए हैं रिमिशन के। वो 5 ग्राउंड्स कौन कौन से हैं? जो ऑफेंस है, जो इंडिविजुअल एक्ट ऑफ क्राइम है, कहीं वो सोसाइटी के अगेंस्ट तो नहीं है। दूसरा, क्या ये क्राइम दोबारा रिपीट हो सकता है फ्यूचर में उन लोग के द्वारा। तीसरा, वेदर द कन्विक्ट हैज लॉस्ट द पोटेंशियलिटी टू रिमेन कमिट क्राइम, क्या उस पर्टिकुलर कन्विक्ट के अंदर अभी भी काबिलियत है क्राइम करने की, या फिर अब वो उस लायक ही नहीं बचा कि वो क्राइम करेगा। चौथा, वेदर एनी पर्पस इज बीइंग सर्व्ड इन कीपिंग कन्विक्ट इन द प्रिजन, तो क्या अब भी वो इंडिविजुअल पूरी तरीके से सुधर गया है या नहीं सुधरा, तो उसको कुछ दिन और रखना जरूरी है। पर्पस क्या है, उसको और लंबा प्रिजन में रखने का। पांचवा, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कन्विक्ट फैमिली, तो कई बार क्या होता है कि कन्विक्ट की फैमिली की हालत बहुत खराब होती है, तो इस बेसिस पे उसको छोड़ दिया जाता है कि भाई थोड़ा बहुत कमा के अपनी फैमिली का ध्यान रखें। तो इस कंटेक्स्ट में इन 5 पॉइंट्स का फुलफिल होना जरूरी है। अब अलग अलग प्लेयर्स अलग अलग हिसाब से यहाँ पे डेसिफर करेंगे चीजों को। 11 कन्विक्ट्स के जो फेवर में होगा वो बोलेगा कि 5 पॉइंट्स भाई फुलफिल हो रहे हैं इसलिए इनको छोड़ा। ओवरऑल बिल्किस बानो बोलेंगे कि नहीं ये 5 पॉइंट्स फुलफिल नहीं हो रहे। देखिए बिल्किस बानो के साथ जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है।
और इस प्रकार से इन 11 कन्विक्ट्स को छोड़ा नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि क्राइम बहुत ज़्यादा बड़ा था। गैंग रेप के साथ साथ एक छोटी बच्ची का मर्डर, बहुत बड़े क्राइम्स थे यहाँ पर, और वो क्राइम्स कहीं ना कहीं ऑन पेपर प्रूव भी हुए हैं। तो इस प्रकार से छोड़ना सही नहीं है। और बात यह है कि सजा किसी और कोर्ट के द्वारा सुनाई गई, किसी और राज्य के कोर्ट के द्वारा महाराष्ट्र में, और ओवरऑल फिर रेमिशन पॉलिसी आप गुजरात के हिसाब से देख रहे हो, तो बहुत सारे लीगल पॉइंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली जो 11 कन्विक्ट्स को यहाँ पे छोड़ा गया है, इस पर्टिकुलर डिसीजन को टेक बैक कर लेगा सुप्रीम कोर्ट, ऐसा लग तो रहा है अभी जो चल रहा है उसके हिसाब से। अगर ये जो बिल्किस बानो के साथ जो गलत हुआ, इसकी स्टोरी आप जानना चाहते हैं गोधरा राइट्स के बाद, तो ये आप इस पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हैं। इसके साथ साथ महुआ मित्रा जी ने भी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी बिल्किस बानो को प्रोटेक्ट करने के लिए। सेक्शन 432 सीआरपीसी के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देख लीजिए। तो बिल्किस बानो, मेरा नाम हर्षित दीक्षित, सर्च मारिए यूट्यूब में, महुआ मित्रा नाम भरिए तो आपको ये पर्टिकुलर वीडियोस मिल जाएंगे। इन वीडियोस में आपको काफी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। नेक्स्ट, जीएस पेपर 2, जुडिशरी सेम सेक्स मैरिज। देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट लीगल रिकॉग्निशन फॉर सेम सेक्स मैरिज के रिस्पेक्ट में हियरिंग सुन रहा है। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हम समझते हैं इंडिया के अंदर बहुत सारे पर्सनल लॉज हैं, अलग अलग धर्म के लोग अपने अपने पर्सनल लॉज के हिसाब से अपने सिविल कामों को करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ओवरऑल स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर पिटीशंस को कंसीडर नहीं कर सकते। देखिए, जो पर्सनल अफेयर्स होते हैं जैसे कि मैरिज हो गई, सक्सेशन हो गया, ओवरऑल डिवोर्स हो गया, दे आर गवर्न्ड बाय लॉज स्पेसिफिक टू रिलीजन इन इंडिया। डिफरेंट कम्युनिटीज हैव डिफरेंट पर्सनल लॉज। हर कम्युनिटी का अपना एक अलग पर्सनल लॉ है, लेकिन एक सेक्युलर स्पेशल मैरिज एक्ट भी एग्जिस्ट करता है जहां पे मैरिजेस रजिस्टर की जाती हैं। तो बेसिकली पर्सनल लॉज के अंदर जरूर यहां पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, बट स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अब बात यह है कि केंद्र की सरकार बोल रही है कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर भी मैरिज बिटवीन अ मैन एंड वुमेन का कॉन्सेप्ट दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि यह कॉन्सेप्ट सिर्फ जेनिटल्स पे बेस्ड हो, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। मतलब सुप्रीम कोर्ट यहां पे स्पेशल मैरिज एक्ट का एक एक्सपेंसिव, एक वाइडेंड व्यू ले रहा है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की बात करिए तो एक लॉ है दैट प्रोवाइड्स अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर द मैरिज ऑफ पीपल बेस्ड ऑन डिफरेंट रिलीजन और कास्ट। ठीक है ना, तो सिविल मैरिज को डील करता है स्पेशल मैरिज एक्ट। किसी को इंटर कास्ट शादी करनी हो, किसी को इंटर रिलीजन शादी करनी हो, पर्सनल लॉज में प्रॉब्लम आ रही है तो वो एसएमए के अंदर आके शादी कर सकता है। अब जब सरकार ने अपनी एफिडेविट रखी तो बोला कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर भी मैन एंड वुमेन लिखा हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बेंच बोल रही है कि जेनिटल्स के आधार पर ओवरऑल यहां पे शादी के पर्पस को आप नहीं देखोगे। मेन एंड वुमेन की परिभाषा जेनिटल्स के आधार पर रिस्ट्रिक्टेड नहीं है एसएमए के अंदर। क्या होता है, एलजीबीटी कम्युनिटी के लोगों के अंदर हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल हो जो जेंडर से फीमेल हो बट एक्चुअली में मैन की तरह फील करता हो, बट जेंडर से मेल हो बट एक्चुअली में फीमेल की तरह फील करता हो। तो उस कंटेक्स्ट में उसकी सेक्सुअल आइडेंटिटी उसके मेंटल मेकअप पे डिपेंड करती है, उसके जेनिटल्स, उसके पर्सनल पार्ट्स पे डिपेंड नहीं करती है। यह बात यहां पे सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब ऑन बिहाफ ऑफ सेंटर क्या बोल रहे हैं कि भाई देखिए, ऑलरेडी इंडिया के अंदर ट्रांसजेंडर से रिलेटेड लॉज एग्जिस्ट करते हैं और उन लॉज में इन ट्रांसजेंडर्स को पार्टनर चुनने की फ्रीडम है, अपनी प्राइवेसी राइट की फ्रीडम है, राइट टू चूज सेक्सुअल ओरिएंटेशन की फ्रीडम है, और ओवरऑल किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन उनके अगेंस्ट नहीं होगा। यह बात क्लियर कट बोली है केंद्र की सरकार ने। लेकिन केंद्र की सरकार यह भी बोल रही है कि हम सेम सेक्स मैरिज को भी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। ये सब बातें ओवरऑल यहां पे हो रही हैं। तो बेसिकली तुषार मेहता साहब यहां पे क्या बोल रहे हैं कि देखिए, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के थ्रू आप किसी प्रकार के मैरिज को सोशियो लीगल स्टेटस नहीं दे सकते, ना ही लेजिस्लेचर दे सकता है। तो तुषार मेहता साहब यहां पे एक इमोशनल अपील कर रहे हैं जुडिशरी के सामने कि साहब आप देखिए, ओवरऑल किसी मैरिज को सोशियो लीगल स्टेटस देना ना जुडिशरी के बस की बात है, ना लेजिस्लेचर के, जब तक देश के लोग सोसाइटी के अंदर से उसको एक्सेप्ट ना करें। लेकिन यहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने बोला है कि देखिए, सोसाइटी में कहीं से तो बदलाव शुरू होगा। हम अपनी आगे आने वाली जनरेशंस को बाध्य नहीं कर सकते, लेकिन उनको एक रास्ता दिखा सकते हैं। उस रास्ते पे उनको चलना है ना नहीं चलना है वो डिसाइड करेंगे। हम रास्ता भी ना दिखाएं, पुराने दकियानूसी रास्तों पे चलें, वो भी ठीक नहीं है। अब पेटिशनर्स के बिहाफ पे, पेटिशनर्स मतलब एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग जिन्होंने ये पिटीशन डाली सुप्रीम कोर्ट में, इनके बिहाफ पे जो वकील हैं वो है मुकुल रोहतगी साहब। मुकुल रोहतगी साहब ये बोल रहे हैं कि भाई, अगर सोसाइटी में इक्वालिटी है तो जिस प्रकार से आप हेट्रोसेक्सुअल्स को मतलब कंसीडरेशन देते हैं, उसी प्रकार से आप होमोसेक्सुअल्स को कंसीडरेशन दीजिए, एलजीबीटी कम्युनिटी के लोगों को कंसीडरेशन दीजिए। हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं जुडिशरी से कि आप स्टेट को अमेंडमेंट्स दो। लेजिस्लेचर
चाहे तो कानून बनाए, चाहे तो कानून नहीं बनाए। बट अगर सुप्रीम कोर्ट एक बार को लेजिस्लेचर को डायरेक्शन भी देता है कि हाँ भाई एलजीबीटी कम्युनिटी के लोगों के राइट्स को आप मानो, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी के लोगों में एक चेंज आएगा, लोगों का माइंडसेट कुछ हद तक इवॉल्व करेगा। ओवरऑल सरकार और लेजिस्लेचर भी सोचेगी कि हाँ भाई कुछ तो किया जाए। तो मुकुल रोहतगी साहब बोल रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ एलजीबीटी कम्युनिटी पीपल की स्टिग्मा को हटाने के लिए कम से कम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक डायरेक्शन तो जाना ही चाहिए लेजिस्लेचर के पास कि हाँ भाई आप कुछ तो करो। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक पॉजिटिव डायरेक्शन जाता है कि सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, तो उस केस में सरकार के ऊपर प्रेशर जाएगा और लोग भी ये बात सोचने को मजबूर होंगे कि हाँ सुप्रीम कोर्ट अगर बोल रहा है तो कुछ तो बात रही होगी। क्योंकि लोगों का जो व्यू पॉइंट है उसको चेंज करने के लिए किसी हायर अथॉरिटी की तरफ से अगर पॉजिटिव डिसीजन या डायरेक्शन आएगा तो लोग भी समझेंगे। क्योंकि देखिए जुडिशरी की, सुप्रीम कोर्ट की लोगों की नजर में इज्जत है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ पॉजिटिव बोल रहा है सोशली तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। सुप्रीम कोर्ट की बेंच यहां पे क्या बोल रही है कि भाई देखिए हम पर्सनल लॉज में तो देखो एंट्री नहीं मार सकते, बट क्या ऐसा हो सकता है कि हम पर्सनल लॉ में एंट्री ना मारें और ओवरऑल सेम सेक्स मैरिज के कंसेप्ट को स्पेशल मैरिज एक्ट तक लिमिटेड रखें, एक जेंडर न्यूट्रल इंटरप्रिटेशन दे सिविल यूनियन के कंसेप्ट को। और नवतेज जोहर का जो जजमेंट था डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ कंसेंशुअल गे सेक्स, उसके नेचुरल नेक्स्ट स्टेज ऑफ एवोल्यूशन पे पहुंचे। तो बेसिकली ओवरऑल यहां पे सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली में कहने की कोशिश कर रहा है कि ठीक है भाई हम पर्सनल लॉज में नहीं घुस रहे हैं, बट कुछ हद तक सेम सेक्स मैरिज को अगर किसी प्रकार का रिकॉग्निशन स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर मिल जाता तो क्या बुरा है। यूनिवर्सिटीज के अंदर आज की डेट में सेम सेक्स रिलेशनशिप आम बात हो गई। हायर एक्लॉन्स ऑफ द सोसाइटी में कहीं ना कहीं सेम सेक्स रिलेशनशिप को लोग समझते हैं, उसको इतना बड़ा तैबू नहीं माना जाता है। तो हम कुछ तो कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे हो रही हैं। केंद्र की सरकार ने बोला है कि जो सेम सेक्स मैरिज को रिप्रेजेंट करने वाला क्लास है ये अर्बन एलीट क्लास है, ये अर्बन एलीट व्यू रखता है और ये अर्बन एलीट व्यू पैन इंडिया पे अप्लाई नहीं होते। पैन इंडिया बेसिस पे अप्लाई होने पे ये सोसाइटी में हैवॉक कॉज करेंगे। फिर इंडिया रशिया ने एग्री किया है कि ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशंस को और डीपन करेंगे। जीएस पेपर 2 बायलैटरल रिलेशंस में चीज काम की। इंडिया और रशिया ने कंक्लूड किया है इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल कॉर्पोरेशन। इसमें ट्रेड डेफिसिट के मुद्दे पर बातचीत हुई। रशिया की तरफ से थे देनिस मोंतुरोव जो कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री है रशिया के, और इंडिया की तरफ से थे जयशंकर साहब हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। दोनों मिनिस्टर्स ने बैठ के बायलैटरल ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशनशिप की बात की, किस प्रकार से ट्रेड डेफिसिट को एड्रेस किया जा सकता है, मार्केट इश्यूज को, मार्केट एक्सेस इश्यूज को रिजॉल्व किया जा सकता है। इनफैक्ट इंडिया रशिया यहां पे बैठ के एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात भी कर रहे हैं। अब अगर इस समय पे इंडिया ने रशिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया भैया, तो वेस्टर्न कंट्रीज की तो हालत ही खराब हो जाएगी, गजब ही जल जाएगी। अगर आप देखो तो एफटीए टॉक्स अपने आप में इकोनॉमिक रिलेशन में एक बहुत बड़ा स्टेप अप है इंडिया रशिया के बीच में। जहां वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया को बोल रही कि अपने आप को रशिया से दूर करो, वहीं पे इंडिया रशिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहा है। पिछले फिस्कल ईयर के कंपैरिजन में 4 गुना हो चुके हैं इंडिया के ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया। $46.33 बिलियन का तो हमने ऑयल ही इंपोर्ट किया है रशिया से। इराक नंबर 1 ऑयल एक्सपोर्टर था इंडिया को, अब रशिया बन चुका है। और खास बात इंडिया रशिया के साथ यहां पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात तब कर रहा है जब ब्रिटेन के साथ, यूके के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ भी कर रहे हैं और गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के साथ भी कर रहे हैं। यूएई, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज के साथ तो हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन कर चुके हैं। रशिया को इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना इस समय पे जरूरी है। रीजन ये है कि रशिया के अंदर 500 प्रोडक्ट्स जिनकी रिक्वायरमेंट है कार्स के लिए, एयरक्राफ्ट के लिए, ट्रेन के लिए, वेस्टर्न सैंक्शंस के लिए उनको प्रॉपर तरीके से मिल नहीं पा रहे। तो रशिया या तो चाइनीज मार्केट की तरफ देख रहा है या इंडियन मार्केट की तरफ देख रहा है। अब चाइनीज मार्केट के ऊपर ओवर रिलायंस रशिया को उतनी समझ नहीं आ रही, तो कहीं ना कहीं एक डाइवर्सिफिकेशन भी चाहिए, एक अल्टरनेटिव भी चाहिए, इसलिए इंडिया को भी पेरूस कर रहा है। ऊपर से रशिया इंडिया चाहते हैं कि हम अपनी नेशनल करेंसीज में या करेंसीज ऑफ फ्रेंडली कंट्रीज में ट्रेड करें। अब ऑब्वियस सी बात है चाइनीज युआन में इंडिया तो ट्रेड करेगा नहीं। बांग्लादेश ने भले ही रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए कुछ $1 मिलियन की पेमेंट चाइनीज युआन में कर दी, बट इंडिया चाहेगा कि रुपी के इस्तेमाल को हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। रशिया यूक्रेन में अपने इंटरफेरेंस को स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन बोलता है, वेस्टर्न कंट्रीज इसको अनप्रोवोक्ड वॉर ऑफ कॉन्क्वेस्ट बोलती हैं। नई दिल्ली ने एक्सप्लिसिटली
क्रिटिसाइज नहीं किया रशियन इन्वेजन को, लेकिन नई दिल्ली ने यह बोला है कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। जिस हद तक चाइना रशिया के स्टैंड को सपोर्ट कर रहा है, न्यू दिल्ली अपनी बातों में थोड़ा बैलेंस्ड है, बट इस बैलेंस में भी ओवरऑल हम अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को देख रहे हैं। ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, मिलिट्री हार्डवेयर को इंपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए देखो तो यूक्रेन और वेस्टर्न कंट्रीज पॉलिटिक्स करती फिरती हैं, इंडिया को अपना स्टांस बदलने को बोलती हैं। अगर हमारे खिलाफ चाइना ने या पाकिस्तान ने अटैक किया होता और हमारे ऊपर वॉर हो रहा होता और यूक्रेन और यूरोप शांत होता, तब वो कोई नहीं दिखता यहाँ पे। यही बात जयशंकर साहब अलग अलग इंटरनेशनल फोरम में भेजते हैं, लेकिन जब उनके ऊपर मुसीबत आई तो इंडिया के ऊपर मोरल प्रेशर डाल रहे हैं कि तुम रशिया से रिश्ते तोड़ो। नेक्स्ट, जीएस पेपर 1 पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, सॉन्ग्स यूज्ड फॉर वर्ल्ड रिकॉर्ड बिहू परफॉर्मेंस हर्ड नागाज ऑफ आसाम। देखिए भाई क्या हुआ है, बिहू का परफॉर्मेंस हुआ 13 अप्रैल को, वर्ल्ड रिकॉर्ड यहां पे स्थापित किया गया। 11,300 फीमेल डांसर्स और मेल ड्रमर्स साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर रहे थे। लार्जेस्ट बिहू परफॉर्मेंस है एक सिंगल वेन्यू पे। तो अपने आप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी इस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस को सराहा है। 15 मिनट की परफॉर्मेंस थी, सरू सजाई स्टेडियम गुवाहाटी में यह परफॉर्मेंस हुई है। ठीक है भाई, लेकिन इस परफॉर्मेंस के समय पे जो गाने इस्तेमाल किए, उसमें से एक गाने से नागा कम्युनिटीज को प्रॉब्लम हो गई है आसाम के अंदर। ऑल आसाम नागा वेलफेयर सोसाइटी AANWS और ऑल आसाम तांगसा स्टूडेंट्स यूनियन, इन्होंने ओवरऑल जो गाना था उसमें नागास को जो ओकोरा नाम से एड्रेस किया गया, इसके अगेंस्ट थोड़ा सा प्रॉब्लम व्यक्त की। ओकोरा मतलब स्टूपिड और डम। तो बेसिकली ओकरा नाम का शब्द का प्रयोग करना नागा कम्युनिटी को एड्रेस करने के लिए, इसका मतलब होता है स्टूपिड और डंप, इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। दूसरा, इस गाने में नगनी नाम के शब्द का इस्तेमाल किया गया। नगनी मतलब नागा वुमेन। तो बेसिकली नागा वुमेन को एक सांप की तरह दिखाने की बात की जा रही है यहां पे। तो इस बात को लेकर नागालैंड के लोग देखिए नाराज हैं। तांगसा एक नागा कम्युनिटी है जो कि आसाम और अरुणाचल प्रदेश के इलाकों में रहती है। तो ओवरऑल जब ये बिहू परफॉर्मेंस हो रही थी आसाम के अंदर, तो आसाम चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा साहब भी थे, कुछ और डिग्नेटरीज थे। जब ये पर्टिकुलर गाना और परफॉर्मेंस वायरल हुआ सोशल मीडिया पे, तो जो नागा कम्युनिटी के लोग थे इनको प्रॉब्लम होने लगी। क्यों प्रॉब्लम होने लगी ये मैंने आपको बता दिया है। इनफैक्ट अगर आप देखो तो आसाम की 11 डिस्ट्रिक्ट्स में 10 नागा कम्युनिटी के 2.5 लाख लोग रहते हैं और वो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर गाने से हर्ट है। आगे चलते हैं। डेडलाइन फॉर आधार बेस्ड पेमेंट अंडर मनरेगा एक्सटेंडेड टिल 30 जून, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन, जीएस पेपर 2। तो भैया क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इसमें आधार इनेबल्ड बैंक अकाउंट में ही पेमेंट की जाएगी। ये नियम कानून 31 मार्च तक पूरी तरीके से लागू था। मतलब 31 मार्च के बाद जो भी पेमेंट होगी आधार इनेबल्ड बैंक अकाउंट में ही होगी। अब इस बात को लेके देखिए काफी बवाल हुआ। बात यह है कि 31 मार्च का जो डाटा है वो ये बताता है कि आधार इनेबल्ड बैंक अकाउंट टोटल वर्कर्स के केवल 80% के पास है, 20% के पास है ही नहीं। तो केंद्र की सरकार अगर ये नियम कानून बना रही है कि एज ऑफ 31 मार्च के बाद जितने भी मनरेगा के अंदर काम होंगे, जो पेमेंट होगी वो आधार इनेबल्ड बैंक अकाउंट के थ्रू होगी। अगर आप ये नियम कानून बनाओगे और 80% लोग एनरोल्ड हैं बैंक अकाउंट आधार के थ्रू, तो 20% लोगों के पास तो पेमेंट पहुंच ही नहीं सकती। तो जब आप ये जानते हैं कि 20% लोगों के पास पेमेंट नहीं पहुंच सकती, उसके बाद भी उस चीज को अगर आप मैंडेटरी कर रहे हो तो आपका इंटेंशन क्या है। तो इस बात को लेकर सरकार को क्रिटिसाइज किया जा रहा था और पिछले 55 दिन से धरना प्रदर्शन हो रहा है। नरेगा संघर्ष मोर्चा नाम का एक वर्कर्स कलेक्टर प्लेटफॉर्म है, जंतर मंतर नई दिल्ली में पिछले 55 दिन से वो प्रोटेस्ट कर रहा है। तो फाइनली यहां पे ओवरऑल एक डिसीजन लिया गया सरकार के द्वारा और बोला गया कि ठीक है भाई, 30 जून तक आपके पास टाइम है अपने आधार इनेबल्ड बैंक अकाउंट को एक्टिवेट करवाने का। अब देखिए यहां पे दोस्तों थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है, आधार इनेबल्ड मैपिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आधार बेस्ड ऑप्शन पे काम करके आपको पेमेंट लेनी है, आपके पास जॉब कार्ड होना चाहिए, आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जो कि आपके आधार के साथ जुड़ा हुआ हो, और आपके पास जो बैंक अकाउंट है वो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सिस्टम के द्वारा भी जुड़ा हुआ हो। अब इसमें क्या है, जब इतने सारे चेक्स एंड बैलेंसेज हैं तो बहुत सारी केवाईसी रिक्वायरमेंट्स करनी पड़ती हैं, और ये केवाईसी रिक्वायरमेंट्स हर बार गांव के गरीब बीहड़ बस्ती में रहने वाले लोग कर पाएं, इस बात के चांसेस थोड़े कम होते हैं। तो बेसिकली आधार डाटाबेस को बैंक अकाउंट और एनपीसीआई के सर्वर से जोड़ना ये अपने आप में काफी मुश्किल टास्क है, और इस टास्क को यहाँ पे मैंडेटरी किया जा रहा है सरकार के द्वारा। अब तक पेमेंट कैसे हो रही थी, या तो अकाउंट बेस्ड पेमेंट हो रही थी या आधार बेस्ड पेमेंट हो रही थी। अकाउंट बेस्ड पेमेंट में सीधे सीधे आपका अकाउंट नंबर दिया जाता था, पैसे आपके अकाउंट में पहुंच जाते थे। आधार बेस्ड पेमेंट में आपका आधार जिस पर्टिकुलर बैंक अकाउंट से एसोसिएटेड होगा उसी बैंक अकाउंट में पेमेंट जाएगी, बशर्ते वो बैंक अकाउंट एनपीसीआई और आधार तीनों का आपस में सिंक्रोनाइजेशन हो। बहुत सारे केसेस में सिंक्रोनाइजेशन हो नहीं जाता। कई बार तो क्या होता है कि वर्कर्स को कई दिन का काम छोड़ के ये बैंक में भागना दौड़ना पड़ता है, तो उस दिन की वेज भी नहीं मिलती उनको, और काम भी उनका हो ना हो उसकी गारंटी नहीं होती।
तो ये लोग बस यही डिमांड कर रहे हैं कि आप आधार इनेबल्ड बैंकिंग मत करिए, अकाउंट नंबर उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय से ले लीजिए, उसके अकाउंट में डाल दीजिए। लेकिन सरकार उस चीज़ पे रेडी नहीं है, तो ये सारा प्रॉब्लम चल रही है। चलिए एडिटोरियल पे आ जाते हैं। इंडिया सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन द फ्यूचर। देखिए यहाँ पे बेसिकली पुष्पराज देशपांडे साहब डायरेक्टर है समृद्ध भारत फाउंडेशन के, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सीधे ही सीधे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं देखते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि बीजेपी पार्टी ने सिविल सोसाइटी का सिस्टमैटिक सफोकेशन हुआ है। आज की डेट में सरकार सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की सुनती नहीं है। वैसे तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से एक्सपेक्ट किया जाता था कि गवर्नमेंट स्कीम्स के इंप्लीमेंटेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें, बट आज की डेट में सिविल सोसाइटी का पॉलिसी पे, पब्लिक डिस्कोर्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। सिविल सोसाइटी के अगेंस्ट एक वॉर फुटिंग पे है सरकार। ओवरऑल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस कॉन्स्टिट्यूशनल और सिविक फ्रीडम में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। सरकार एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, एकेडमिक, स्टूडेंट्स सबको टारगेट कर रही है। वायलेंस के थ्रू, अब्यूज के थ्रू, नॉन स्टेट एक्टर्स के अगेंस्ट ओवरऑल इल्जाम लगा रही है, केसेस ठोक रही है, जो कि एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट व्यू रखते हैं। फिर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की वर्किंग कैपेबिलिटी को भी सरकार ने अफेक्ट किया है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर उनको क्लियरेंसेस नहीं दिए जा रहे हैं, उनके लाइसेंसेस रद्द किए जा रहे हैं, वो फॉरेन से पेमेंट नहीं पा रहे हैं अपने कामों को करने के लिए। बीजेपी गवर्नमेंट ने विकास को डेवलपमेंट दिखाया, लेकिन ये जो डेवलपमेंट है वो सिटीजन्स के वेल बीइंग के एक्सपेंस पे हो रहा है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाया जाता है, उस बड़े प्रोजेक्ट से किसी एक पर्टिकुलर सिटीजन के वेलबींग पे इंपैक्ट आता है, तो उस वेलबींग के इंपैक्ट को जब सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करेगा, उसको उजागर करेगा, तो इस सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को एंटी नेशनल बताया जाएगा, एक फॉरेन कॉन्स्पिरेसी बताई जाएगी ओवरऑल इंडिया की डेवलपमेंट को रोकने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे सिविल सोसाइटी की इंटीग्रिटी को, इफेक्टिविटी को कम करने की कोशिश की जा रही है। ये बीजेपी कर रही है, संघ सरकार कर रही है, ये सब बेसिकली यहाँ पे ओवरऑल इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बताया जा रहा है। जो संघ इंस्टीट्यूशंस हैं उनका बहुत सी राज्य की सरकार के डिपार्टमेंट्स के ऊपर कंट्रोल है, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, कल्चर हो, पर्सनल हो, दलित और आदिवासी वेलफेयर डिपार्टमेंट हो। ये लोग राज्य की सरकार के डिपार्टमेंट के काम करने के तरीके में इंटरफेयर करते हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की ताकत को अफेक्ट करते हैं। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बोली जा रही हैं। अब समझ सकते हैं कि बहुत हद तक ये एंटी गवर्नमेंट आर्टिकल है। तो क्या पॉइंट बोला जा रहा है, वो पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की इंडिपेंडेंस हर्ट हो रही है और उसको यहाँ पे फिर से रिवाइव करने की जरूरत है। अब रिवाइव करने के नाम पे बस यही बोला है कि बीजेपी सरकार उनको दबा रही है और कैसे बीजेपी सरकार को रेजिस्ट किया जा सकता है, यही इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो ऑब्वियस ही बात है, जब ओवरऑल आर्टिकल ही एक पॉलिटिकल पार्टी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हो तो ओवरऑल उसको इग्नोर ही करना चाहिए। रीजन बीइंग वहां पे पर्टिकुलर प्रकार की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आपको नजर आती है और इस आइडियोलॉजी को आप अपने एग्जाम्स के आंसर में नहीं लिख सकते। आपको बहुत ही न्यूट्रल चीज लिखनी है जहां पे कोई पॉलिटिकल पार्टी, सरकार, लीडर का नाम ना आए। आगे, अ मैसेज फॉर द प्लानर्स इन डीलिंग विद ड्रैगन। ये चाइना की बात कर रहे हैं मनमोहन बहादुर साहब। ये एक अलग प्रकार का व्यू पॉइंट देख रहे हैं, एक बहुत ही डेडली सिनारियो की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं? देखिए, अभी रिसेंटली चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में बहुत सी जगहों का नामकरण किया। जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर है वो एक तरफ बोलते हैं कि चूंकि इंडिया और चाइना दोनों इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं तो उनके कॉमन इंटरेस्ट ज़्यादा हैं, डिफरेंसेस कम हैं। तो बेसिकली हमें यहाँ पे मिल बांट के चलना चाहिए आगे, बॉर्डर इशू को साइड में रखो, ऐसा चाइना के फॉरेन मिनिस्टर बोलते हैं। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम चाइना वाले इंडिया मीडिया पर्सनल्स को वीज़ा नहीं देते हैं, अलग अलग प्रकार के क्रीपिंग वॉरफेयर करते हैं। और यहाँ पे जो वॉरफेयर है उसको सन तुजू बोला जा रहा है। सन तुजू आइडियोलॉजी क्या है? चाइना के अंदर सन तुजू आइडियोलॉजी का मतलब यह है कि बिना लड़े ही जीतना, मैलिशियस इंगेजमेंट करके धोखेधड़ी से बिना लड़े बिना ही अपोनेंट को हरा देना, इसे आप सन तुजू बोलते हो। तो बेसिकली चाइना यहाँ पे सन तुजू कर रहा है, अलग अलग प्रोपोगेंडा के थ्रू इंडिया को दबाने की कोशिश करता है, इंडियन इंटरेस्ट को वॉयलेट करने की कोशिश करता है और फिर जाके पूरी दुनिया में बोलता है कि हम तो इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन चाहते हैं। तो सन तुजू की आइडियोलॉजी में चाइना इन्वॉल्व हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ एक और वॉयलेंट आइडियोलॉजी है जिसको चाइना फॉलो कर रहा है। यूएस आर्मी का जो वेस्ट पॉइंट मॉडर्न वॉर इंस्टीट्यूट है वो ओवरऑल बताता है कि ये जो चाइना का प्रेसिडेंट है ना, शी जिनपिंग, ये सन तुजू से ज्यादा मॉइस्ट मोल्ड पे भरोसा रखता है। और जब चाइना का प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ये बोलता है कि हाँ भाई चाइना को वॉर के लिए रेडी रहना है, तो हमें इस बात को ध्यान से देना चाहिए। जब भी चाइना वॉर के रिस्पेक्ट में बात करता है तो बात मोस्ट प्रॉब्ली ताइवान की होती है। अभी देखिए, जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस हुई थी मार्च में, वहां पे शी जिनपिंग ने क्या बोला कि हाईएस्ट लेवल ऑफ द चाइनीज गवर्नमेंट को मिलके ओवरऑल अपने आप को तैयार रखना है, डेयर टू फाइट एंड बी गुड एट फाइटिंग, फॉरेन टेक्नोलॉजीज के ऊपर डिपेंडेंस कम करनी है, पीपल लिबरेशन आर्मी के पीछे खड़ा होना है और यूनिफिकेशन ऑफ द मदरलैंड, मतलब चाइना को ताइवान के साथ हम मिला देंगे, ताइवान हमारा है।
अब इस प्रकार की बातों में काइनेटिक एनर्जी वाला कंपोनेंट दिख रहा है। कल की डेट में चाइना ताइवान के ऊपर जंग कर सकता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जंग केवल चाइना और ताइवान के बीच तक लिमिटेड रहेगी, इसके भी चांसेस नहीं है। जिस हिसाब का स्ट्रॉन्ग कन्फ्रंटेशनिस्ट स्टांस चाइना ले रहा है, शी जिनपिंग ले रहा है, कल की डेट में हमारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे भी चाइना एग्रेशन कर सकता है। क्योंकि देखिए, मॉरल प्रिंसिपल्स और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, चाइना में जब एक डिक्टेटर के हाथ में सारी ताकत है तो वो डिक्टेटर क्या कब डिसीजन ले लेगा आप ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। समझ के बात को? तो बेसिकली नेगोशिएशंस के साथ साथ हमें हर कंटिंजेंसी के लिए तैयार रखना है। ताइवान के ऊपर जब चाइना अटैक करेगा, फुल फ्लेश तैयार होकर करेगा, और उस समय पे हो सकता है एक छोटा मोटा अटैक हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे किसी पर्टिकुलर डोमेन पे हो जाए। क्योंकि चाइना हमेशा लगातार इंडिया के अंदर की जगहों को नामकरण देता रहता है। जैसे अभी रिसेंटली देखा, जो वो अरुणाचल प्रदेश को जगनान बोलते हैं, यहाँ पे 11 प्लेसेस को जगह दी थी। इससे पहले 4 साल पहले 6 प्लेसेस को और जगह दी थी। तो जब वो ओपनली क्लेम कर रहे हैं कि ये इंडिया का इलाका उनका है, तो कल की डेट में उसको कब्जाने के लिए कोई अल्टीरियर मोटिव भी वो डिप्लॉय कर सकते हैं। तो इस रिस्पेक्ट में क्या हम तैयार हैं? क्या हम ओवरऑल चाइना के ऑनसॉट के लिए तैयार हैं? अब इस रिस्पेक्ट में बताया जा रहा है कि जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस है, उसने बेसिकली मार्च 2023 की रिपोर्ट में कुछ आप कह लो क्रिटिकल पॉइंट्स बोले हैं। उन्होंने बोला कि कल की डेट में इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ओवरऑल इंडिया की जो डेटरेंट पावर है वो थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहा है, बट बहुत धीमे बना रहा है। इंडियन एयरफोर्स को अर्जेंट रिक्वायरमेंट है 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट को लेके आने की, लेकिन हमारे यहाँ पे जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है इक्विपमेंट का बहुत धीमे हो रहा है, इंडिजनाइजेशन बहुत धीमे हो रहा है, और हम प्रोक्योरमेंट भी एयरक्राफ्ट का बहुत धीमे कर रहे हैं। हमें तेजी से अपने आप को मिलिटरीली और डिफेंस के फील्ड में डेवलप करने के लिए 3% अपनी जीडीपी डिफेंस पे लगानी पड़ेगी। तो बेसिकली अभी हम क्या पूरी तरीके से चाइना के साथ जंग के लिए या फिर कह लो अपने आप को बचाने के लिए तैयार हैं? तो बहुत से लोग बोलेंगे हम तैयार नहीं हैं, लेकिन डिफेंस सेक्रेटरी साहब है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, वो बोल रहे हैं कि नहीं भाई, करंट एलोकेशन इज सफिशिएंट, हम अपनी डेटरेंट पावर को डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं। देखिए, इंडिया की डेटरेंट पावर अच्छी खासी है, बट उसको और स्ट्रांग करने की जरूरत है। क्योंकि 1 साल के रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को देखने के बाद देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी कि चाइना ताइवान के ऊपर अटैक कर दे। और ऑथर यहां पे बोल रहा है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जब चाइना ताइवान से लड़ेगा तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे इंडिया के अगेंस्ट एग्रेशन करके अपनी पोजीशन कमजोर करेगा। इस बात के चांसेस देखो थोड़े कम है, लेकिन करने को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि शी जिनपिंग का आइडियोलॉजी काफी वायलेंट है, काफी अग्रेसिव हो। तो कब क्या सोच के करने लगे हम ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। फिर जजमेंट दैट होल्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे कलीश्वरम राज साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लॉयर हैं। ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के कुछ पॉजिटिव रूलिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया वन केस में जो जजमेंट दिया, माध्यमम ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड मीडिया वन हेडक्वार्टर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें बेसिकली ओवरऑल लैंडमार्क जजमेंट है। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करता है, सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस के अगेंस्ट बोलता है, एक सिटीजन के राइट को कि वो सरकार को क्वेश्चन कर सके, इस बात को इंश्योर करता है। देखिए क्या है, मीडिया वन बहुत हद तक एंटी गवर्नमेंट बात करता था, मीडिया वन को बंद कर दिया गया। हालांकि थोड़ा रिलीजन के नाम पे भी भड़काऊ भाषण देता था मीडिया वन। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मीडिया वन के अगेंस्ट सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस की बेसिस पे आप बंद नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया वन के फेवर में बात की यहाँ पे। तो ये जो सरकार नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे आर्बिट्ररी डिसीजन ले रही है, इस डिसीजन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे प्रोग्रेसिव वर्डिक्ट दिया है, ऐसा कुछ बोल रहे हैं कलीश्वरम राज। बेसिकली आज की डेट में हो क्या रहा है कि डेमोक्रेसी को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। अभी सरकार की बुराई कर रहे हैं, सरकार यहाँ पे केंद्र की सरकार डेमोक्रेसी को डिस्टेबलाइज कर रही है, ऐसा बोल रहे हैं कलीश्वरम राज। और सुप्रीम कोर्ट भी कुछ हद तक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर ज्यादा कुछ नहीं किया, आर्टिकल 370 के डायल्यूशन के मुद्दे पर ज्यादा कुछ नहीं किया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की जो ड्रैकोनियन प्रोविजंस थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने सपोर्ट किया। जीएन साई बाबा जो कि फिजिकली चैलेंज्ड एक्टिविस्ट थे, उनके रिलीज के रिस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादा कुछ नहीं किया। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रिग्रेसिव स्टैंड रखे हैं, बट एट द सेम पॉइंट आउट सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पॉजिटिव स्टैंड भी रखे हैं। जैसे अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने की जो ताकत केवल केंद्र की सरकार के एग्जीक्यूटिव के पास थी, अब वो ताकत एक कमिटी के पास चली गई। उस कमिटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ द अपोजिशन होगा। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब ने एक बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप लिया है। तो नो डाउट बहुत से मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट अगर शांत बैठा है, तो रिसेंटली कुछ मुद्दों पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पॉजिटिव रिव्यू भी लिया है, जैसे इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट के लिए एक कमेटी बनाना। पास्ट में बहुत बार ऐसा हुआ है जहां पे सुप्रीम कोर्ट की आइडियोलॉजी को, स्टांस को क्वेश्चन किया गया, जैसे एसआर बोमई केस 1994,
वहां पे फेडरलिज्म और सेक्युलरिज्म को बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना गया। लेकिन एसआर बोमई केस में ओरिजिनल मुद्दा यह था कि कुछ राज्य की सरकारों को डिसॉल्व किया गया था, उनको आप फिर से रीइंस्टेट करो, तो उनको रीइंस्टेट नहीं किया गया, वो डिसॉल्व ही नहीं हुई, जल्दी वहां पे इलेक्शन हुए, तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे एक मेजर स्टैंड नहीं लिया। फिर ओवरऑल पुत्तु स्वामी केस ने आधार प्रोजेक्ट को 2017 में कंटेस्ट किया था, तो यहां पे प्राइवेसी के आइडिया की बात की सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन आधार के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा बात नहीं की। तो बहुत सारी जगहों पे सुप्रीम कोर्ट का जो स्टैंड रहा है वो बहुत कंटेंशियस रहा है। ओके, सुप्रीम कोर्ट भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि वो पूरी तरीके से सरकार के अगेंस्ट स्टैंड नहीं ले पा रही, लेकिन बहुत सारी जगहों पे सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड बहुत पॉजिटिव भी रहा, जैसे मीडिया वन के केस में, जैसे आपका ये इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने के लिए कमेटी बनाने वाले केस में। तो ये बात यहां पे बोली जा रही है। फिर ऑथर ये बोल रहा है कि जो पॉपुलिस्ट ऑटोक्रेसीज होती हैं, जैसे इजराइल की बेंजामिन नेतन्याहू, ये अक्सर का जुडिशरी की ताकत को कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जुडिशरी की ताकत को मेंटेन करना एक ट्रू डेमोक्रेसी को बनाने के लिए, एक फेडरल डेमोक्रेटिक सेटअप को बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बात यहां पे बोली जा रही है। ठीक है भाई, फिर मिशन राजस्थान। अब चूंकि राजस्थान के अंदर असेंबली इलेक्शंस आने वाले हैं, तो फिर से सचिन पायलट साहब यहां पे एक्टिव हो चुके हैं और सचिन पायलट साहब चीफ मिनिस्टर वाला कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। देखिए 2018 में भी क्या हुआ था, जब इलेक्शन होने वाले थे तो उस समय पे स्टेट कांग्रेस पार्टी के चीफ थे मिस्टर सचिन पायलट, और वो चाहते थे चीफ मिनिस्टर बनना, लेकिन ओवरऑल बना कौन? अशोक गहलोत साहब बने। अब भी अशोक गहलोत साहब को हटा के चीफ मिनिस्टर कौन बनना चाहता? सचिन पायलट साहब, लेकिन अशोक गहलोत साहब अपनी कुर्सी छोड़ेंगे नहीं। जुलाई 2020 में भी ओवरऑल सचिन पायलट ने ये कुर्सी अपने लिए मांगी थी। उस समय पे तो ये भी हो गया था कि हो सकता है सचिन पायलट बीजेपी ज्वाइन कर लें, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं की। कुछ लोग कह रहे थे कि अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, वो भी वहां पे नहीं हुआ। तो बेसिकली इस समय पे राजस्थान के अंदर ताकत में है कांग्रेस और उसके चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत। अशोक गहलोत को हटा के कांग्रेस का चीफ मिनिस्टरियल नॉमिनी सचिन पायलट बनना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं कांग्रेस के एमएलए अशोक गहलोत के पीछे खड़े हैं, सचिन पायलट के पीछे नहीं पड़े हैं। अशोक गहलोत एक सीजन्ड और एस्ट्यूट पॉलिटिशियन है, ग्राउंड पे उनके ईयर्स हैं, पॉलिटिकल नैरेटिव को बहुत प्रॉपर तरीके से देखते हैं, अपने आप को इररिप्लेसेबल कर रखा है उन्होंने। और सही बात तो यह है कि कांग्रेस चाहेगी भी नहीं कि एंड टाइम पे उनका कैंडिडेट बदले। 2021 में जब पंजाब के इलेक्शंस हो रहे थे, एंड टाइम पे कैंडिडेट बदला गया था कांग्रेस के द्वारा, बुरी तरीके से कांग्रेस हारी, आम आदमी पार्टी जीत गई। तो राजस्थान वन ऑफ द मेजर स्टेट्स है जो अभी कांग्रेस के पास है, तो कांग्रेस नहीं चाहेगा कि वहां के इलेक्शंस वो हारे। तो गहलोत को हटा के सचिन पायलट को अपॉर्चुनिटी दी जाए कांग्रेस की हाईकमांड के द्वारा, इस बात के चांसेस थोड़े कम है। और वैसे भी सचिन पायलट साहब अभी यंग है, केवल 45 साल उनकी उम्र है, तो इनके लिए लीडर बनने का टाइम अभी काफी हद तक बाकी है। तो ओवरऑल सारे चॉइसेस को बहुत ध्यान सोच समझ के यहाँ पे किया जाना चाहिए। फिर अगला ट्रैजिक फ्लेयर, गवर्नमेंट मस्ट प्रिपेयर पीपल टू डील विद एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। अभी रिसेंटली दोस्तों क्या हुआ नवी मुंबई में, आपको पता है 1 मिलियन लोग लगभग 16 अप्रैल को नवी मुंबई के ग्राउंड में इकट्ठा हुए। यहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट दत्तात्रेय नारायण को स्टेट अवार्ड मिलना था, और बहुत सारे यूनियन मिनिस्टर्स जैसे अमित शाह, कपिल पाटिल, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, ये सब पोडियम पे आए। अब इतनी भीड़ थी और इतनी गर्मी थी, 120 लोगों को हीट स्ट्रेस हुआ, 13 लोग मर गए, 18 लोग हॉस्पिटल में। बहुत अनफॉर्चुनेट था ये पर्टिकुलर इंसिडेंट। ऐसा बताया जाता था कि पुलिस वाले जो लोग परेशानी में थे उनके तक मदद पहुंचाने में परेशान हो रहे थे, ड्रिंकिंग वाटर उन तक पहुंचाना मुश्किल हो रहा था, जो पानी अवेलेबल था साइड में वो उतना गर्म था कि पीने लायक ही नहीं था। जब लोग बेहोश होने लगे तो मोटरसाइकिल से उनको मेडिकल हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा रहा था। तो अपने आप में जो अरेंजमेंट्स थे वो अरेंजमेंट्स काफी गड़बड़ थे। रिसोर्सफुलनेस की बात यहां पे नहीं हो रही, एक प्रॉपर सिस्टमैटिक प्लान ही नहीं था। अगर इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ जाती जो कि इतनी गर्मी के समय पे आ सकती है, तो एक सिस्टमैटिक प्लानिंग होनी चाहिए ना, कि कल की डेट में अगर कुछ अनस्टेबल होता है तो आप लोगों की मदद तो कर सको, जिसको आप बोलते हो डिजास्टर मैनेजमेंट। फिर खास बात यह है कि इस पर्टिकुलर जगह पे कोई लोकल इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का स्टेशन भी नहीं था। अगर कोई स्टेशन होता तो कम से कम वो एक हीट वेव की वार्निंग इशू कर सकता था, हीट अलर्ट इशू कर सकता था, तो कोई हीट अलर्ट भी यहाँ पे इशू नहीं हुआ। तो बेसिकली हीट क्राइसिस इंडिया की बढ़ रही है, क्लाइमेट रिलेटेड इनजस्टिस बढ़ रहा है। उस कंटेक्स्ट में कुछ लोग अपने एम्प्लॉयर्स या लीडर्स की मर्जी पर हैं। एक हॉट दिन पॉलिटिकल इवेंट होता है और इस प्रकार के पॉलिटिकल इवेंट आगे बहुत ज्यादा होंगे, तो ऐसे पॉलिटिकल इवेंट्स में हीट अलर्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट की प्रिपेयरनेस आपको पहले से करके रखनी होगी, नहीं तो यही होगा, हायर ह्यूमिडिटी है, डिहाइड्रेशन होगा, इंजरी होगी, डेथ होगी। कम से कम कूल क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की तैयारी रख सकते थे, वेंटिलेटेड शेल्टर और लॉजिंग की तैयारी रख सकते थे, अगर किसी को कुछ परेशानी हो तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाने की तैयारी रख सकते थे, लेकिन हमने तैयारी रखी नहीं और इतना बड़ा फियास्को हो गया। और इस प्रकार के फियास्को होने नहीं चाहिए। अगर एक लोकल इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता तो कम से कम वो एडवांस में एक हीट अलर्ट इशू कर सकता था। अगर वो हीट अलर्ट आता तो शायद
रैली को पोस्टपोन किया जाता या फिर कुछ पक्के इंतजामात किए जाते, लेकिन कुछ भी यहाँ पे नहीं किया गया। तो ये था आज का एनालिसिस दोस्तों। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे के जाइएगा। इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ऐप जरूर इंस्टॉल करें दोस्तों। ऐप इंस्टॉल करके आपको काफी कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ने को मिलेगा। अभी के लिए ऐप में आपको सिर्फ पेड कोर्स दिख रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे मैं बहुत से फ्री वीडियोस भी वहां पे लेके आने वाला हूँ। सो हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना।